everyone, here we are going to do important questions to be practiced in history for class 9th. Okay, हिस्ट्री में कुछ important questions है जिससे भी हम चेक कर सकते हैं कि हमारी कॉन्सेप्ट क्लियर है या फिर नहीं है. ठीक है, अगर है तो वेल एंड गुड रिविजन, और अगर नहीं है तो फिर इन पे काम करने की हमें ज़रूरत है. इट्स एज सिंपल एज दैट. ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है बेटा? फर्स्ट क्वेश्चन दैट कम्स इन फ्रंट ऑफ अस इज how does a subsistence crisis happen? subsistence crisis कैसे हुआ? तो subsistence crisis के बारे में हम जानते हैं. क्या होता है subsistence crisis? Just 1 second, I'll take yellow color. Okay, subsistence crisis क्या होता है? यानी बिल्कुल बेसिक लेवल पे प्रॉब्लम्स आ जाना खाने पीने का. यानी हम कह सकते हैं यहाँ पे मेजर चीज क्या हो सकती है? शॉर्टेज ऑफ फूड. ओके, शॉर्टेज ऑफ फूड का भी हो जाना. ऑल राइट, है ना. बैड हार्वेस्ट लीड्स टू स्कैरसिटी ऑफ ग्रेन्स. यहाँ पे बैड हार्वेस्ट जो होगा इट लीड्स टू स्कैरसिटी ऑफ ग्रेन. खाने की वजह से, यानी हार्वेस्ट अच्छा नहीं हुआ, एग्रीकल्चर अच्छा नहीं हुआ, तो ग्रेन्स की कमी आ जाना, अनाज की कमी. फूड प्राइसेस राइज एंड द पुअरेस्ट कैन नॉट बाई ब्रेड. फूड की प्राइसेस बढ़ जाना और जो गरीब लोग हैं वो खरीद ही नहीं पा रहे हैं ब्रेड, यानी उनके लिए रोटी हम कह सकते हैं. ठीक है, रोटी खरीदने की नौबत आ जाना. लीड्स टू वीकर बॉडीज, डिजीजेस, डेथ्स एंड इवन फूड रायट्स. यहाँ पर क्या है? कमज़ोर. अब खाना नहीं खाएंगे तो बॉडी कैसी हो जाएगी? कमज़ोर हो जाएगी, बीमारियाँ लग जाएगी, डेथ तक सिचुएशन आ जाएगी, और इवन दंगे हो जाएंगे खाने को लेकर. तो यहाँ पर सब्सिस्टेंस क्राइसिस में ये सारे ही ऑप्शन सही है. ऑल ऑफ द अबव विल बी द राइट आंसर. ओके, now let's move to the second question. Which of the following decisions was taken by? इनमें से कौन सा डिसीजन जो था वो कन्वेंशन ने लिया था? कन्वेंशन के बारे में हमने पढ़ा था. उनका क्या डिसीजन था? उन्होंने फ्रांस को एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बनाया था. उन्होंने मोनार्की को हटा दिया था. सारे मैन और विमेन जो भी 21 साल के ऊपर थे उनको राइट टू वोट दे दिया था. या फिर फ्रांस को एक रिपब्लिक डिक्लेयर कर दिया था. तो इसका सही आंसर क्या होगा बताओ? बिल्कुल सही, ऑप्शन डी. उन्होंने फ्रांस को एक रिपब्लिक डिक्लेयर कर दिया था. वेरी नाइस. ओके, नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. द वर्ड लीवर स्टैंड फॉर. लीवर जो वर्ड है इसका मतलब क्या होता है? यूनिट ऑफ करेंसी इन फ्रांस. फ्रांस के अंदर हम कह सकते हैं करेंसी की एक यूनिट. टैक्स लिवाइड बाय द चर्च. टैक्स टू बी पेड डायरेक्टली टू द स्टेट. नन ऑफ दीज. यहाँ पे हमें पता है टाइथ और टाइल. ठीक है, ये दो टैक्सेस थे जो कि इनमें फिट होते हैं. तो यानी कि लीवर जो है ये इसका सही आंसर नहीं है. इसका सही आंसर क्या होगा? यूनिट ऑफ करेंसी इन फ्रांस. फ्रांस के अंदर की एक यूनिट हम कह सकते हैं करेंसी, जो कि बेसिकली आपकी 1789 से पहले हम कह सकते हैं यूज होती थी. ओके, नाउ रशिया और ऑस्ट्रिया के अगेंस्ट जो वॉर हुआ था उसमें एक कौन सा पेट्रियोटिक सॉन्ग, कौन सा देशभक्ति का गाना जो था वो सामने आया था? लिबर्टी रिटन बाय एन अननोन विमेन पोएट. मार्सेले रिटन बाय द पोएट रॉजर डे लायल. वाइवा फ्रांस रिटन बाय अ फ्रेंच पेजेंट. या फिर इनमें से कोई नहीं. तो हम जानते हैं जो आज भी फ्रांस का नेशनल एंथम है वो है ऑप्शन बी, मार्सेले. ठीक है, जो कि रॉजर डे लायल ने लिखा है. ठीक है ना. तो यहाँ पे ऑप्शन बी जो होगा मार्सेले, ये सही ऑप्शन होगा. रशिया और हम कह सकते हैं ऑस्ट्रिया के अगेंस्ट जो वॉर हुआ था उसमें इन्होंने फ्रेंच रेवोल्यूशन में, आपका ये लास्ट के टॉपिक्स में से है, ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर होगा. हाउ डज अ सब्सिस्टेंस क्राइसिस हैपन? एक सब्सिस्टेंस क्राइसिस कैसे होता है? तो ये हमने पढ़ लिया, इसका ऑप्शन डी सही है. ओके, नाउ हु रोट द पैम्फलेट कॉल व्हाट इज थर्ड स्टेट? थर्ड स्टेट क्या है? ये पैम्फलेट किसने लिखा था? मिराबू ने, जो कि एक नोबल पर्सन थे. एबिसेस ने, रूसो ने, जो कि एक फिलोसोफर थे, या मॉन्टेस्क्यू ने? ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन बी, एबिसेस. एबिसेस ने लिखा था व्हाट इज द थर्ड एस्टेट करके एक पैम्फलेट. ओके, नाउ अ गिलोटिन वॉज. गिलोटिन क्या था? गिलोटिन मुझे लगता है आप लोगों का सबसे फेवरेट टॉपिक होगा क्योंकि इट इज़ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग. गिलोटिन जो था एक डिवाइस थी जिसमें कि दो पोल्स होते थे और उनके बीच में एक ब्लेड होती थी जिसको एक पर्सन को यूज़ किया जाता था बिहेड करने के लिए, है ना. तो गिलोटिन से किसी भी पर्सन का हम कह सकते हैं बिहेड किया जाता था. इट वॉज ड्यूरिंग द रीन ऑफ टेरर. ये रीन ऑफ टेरर का टाइम था, राइट, है ना. अ फाइन स्वॉर्ड, एक ऐसी स्वॉर्ड जिससे कि सिर काटा जाता था. एक स्पेशल
नूज हम कह सकते हैं एक फंदा जिसमें लोगों को हैंग किया जाता था, नहीं। तो हमें पता है कि ये सही आंसर है, इसका मतलब ऑप्शन ए हमारा सही होगा। गिलोटिन एक ऐसी डिवाइस थी जिसके दो पोल्स थे और बीच में एक ब्लेड लगा था जिससे कि लोग बिहेड किए जाते थे। Which among the following groups was against any kind of political or social change? इनमें से किस तरह के लोग जो थे वो किसी भी तरह का चेंज नहीं चाहते थे, ना वो पॉलिटिकल चेंज चाहते थे ना ही वो सोशल चेंज चाहते थे। कौन से ऐसे लोग थे? नेशनलिस्ट थे, कंजर्वेटिव्स थे, लिबरल्स थे या रेडिकल्स थे? कौन थे ऐसे लोग? ठीक है, ऑप्शन ए, बी, सी या डी। तो हम जानते हैं कि लिबरल्स और रेडिकल्स डेफिनेटली चेंज चाहते थे। नेशनलिस्ट के बारे में हमने अभी फ्रांस में पढ़ा नहीं है। तो ऑप्शन बी जो है कंजर्वेटिव्स एक्चुअली ग्रेजुअल चेंज चाहते थे। ठीक है, कैसा चेंज चाहते थे कंजर्वेटिव्स? ये ग्रेजुअल चेंज चाहते थे बेटा। ग्रेजुअल यानी हम कह सकते हैं स्लो चेंज। ठीक है, तो इसको हम ना के बराबर ही मानते हैं। ये सोशल और पॉलिटिकल चेंज के अगेंस्ट थे। ये सपोर्ट करते थे किसको? मोनार्की, या हम कह सकते हैं चर्च जैसे ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशंस को। राइट, सही है। तो ऑप्शन बी हो जाएगा हमारा सही आंसर। The people who wanted to put an immediate end to the existing governments in Europe in 1815 were called। वो लोग जो गवर्नमेंट को पूरी तरीके से एंड कर देना चाहते थे, है ना, वो लोग कौन थे? नेशनलिस्ट थे, लिबरल्स थे, रेवोल्यूशनरीज थे या रेडिकल्स थे? तो इसमें सही आंसर क्या होगा? यहाँ पे गवर्नमेंट्स जो है, एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट्स कौन सी थी? मोनार्कीज। अब मोनार्कीज को अपोज करते थे लिबरल, तो इसका सही आंसर क्या होगा? लिबरल्स, क्योंकि लिबरल्स नहीं चाहते थे कि किसी भी तरह की मोनार्कियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो है वो प्रेजेंट रहे। ऑल राइट, तो देखो लिबरल्स जो थे, रेडिकल्स, हमने देखा कि सोसाइटी में चेंज तीन तरह के लोग चाहते थे। एक में थे हमारे पास लिबरल्स, एक में थे हमारे पास रेडिकल्स जो हमने पढ़ा है, और एक थे हमारे पास सोशलिस्ट भी थे यहाँ पे, लेकिन इस चैप्टर तक हमने देखा कि सोशलिस्ट नहीं आए थे। सोशलिस्ट लोगों का चेंज बहुत डिफरेंट टाइप का था, अलग टाइप का था। ठीक है, तो यहाँ पे तीसरे थे कॉन्जर्वेटिव्स। राइट, है ना। तो हमारे पास सही आंसर क्या आ गया? ऑप्शन बी। ओके, ऑल राइट, लिबरल्स, रेडिकल्स और कंजर्वेटिव्स, ये यहाँ पर सही हमारे पास ऑप्शन आते हैं। तो ये तीन जो चेंज चाहते थे, इसमें कंजर्वेटिव्स के बारे में मैंने आपको बताया कि ट्रेडिशनल तरीके से इंस्टीट्यूट चलाना चाहते थे, सोसाइटी को पूरी पुरानी तरीके से चलाना चाहते थे। रेडिकल जो थे ये 360 डिग्री चेंज चाहते थे चेंज जो है बहुत जल्दी हो। लिबरल्स जो थे वो क्या चाहते थे कि रिलीजन जो है उस पर ये लिबरल थे कि ठीक है, रिलीजन जो भी रहे वो हम सब रिलीजन को टॉलरेट कर लेंगे, टॉलरेंट टुवर्ड्स रिलीजन थे, पर ये मोनार्की के बिल्कुल अगेंस्ट थे। ठीक है, राइट टू प्रॉपर्टी में भी इनका जो है बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हम कह सकते हैं एटीट्यूड नहीं रहा, ना ही ये डेमोक्रेट्स थे, ये भी ध्यान रखना, क्योंकि ये सबको, विमेन को और हम कह सकते हैं नॉन प्रॉपर्टीड मैन को ये बहुत ज़्यादा वोटिंग राइट नहीं देते थे। इंडस्ट्रियलाइजेशन डिड नॉट लीड टू विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स। इंडस्ट्रियलाइजेशन जो है वो इनमें से कौन सी प्रॉब्लम को लीड नहीं करती है? पुअर वेजेस, लॉन्ग आवर्स ऑफ वर्क, लिबरलिज्म, डेवलपमेंट ऑफ न्यू इंडस्ट्रियलाइज्ड रीजन्स। तो हमें पता है सही आंसर क्या होगा? लिबरलिज्म। लिबरलिज्म कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, ये एक आइडियोलॉजी है। लिबरलिज्म इज नॉट अ प्रॉब्लम, इट्स एन आइडियोलॉजी। ओके, ये बात का हम ध्यान रखेंगे। द प्रोसेशन ऑफ वर्कर्स टू द विंटर पैलेस वॉज अटैक्ड बाय द पुलिस किलिंग। ठीक है, जो भी हम देख सकते हैं यहाँ पे 100 वर्कर्स को पुलिस ने मारा था, और इन 100 वर्कर्स ने विंटर पैलेस में हम कह सकते हैं एक अटैक, एक ग्रुप ऑफ 100 वर्कर्स जो थे जिनको फादर गेपन ने लीड किया था, ये लोग चले गए थे विंटर पैलेस के सामने और वहाँ पर पुलिस ने इनको अटैक किया था। तो इस इंसिडेंट को हम क्या कहते हैं? ब्लैक संडे, ब्लडी संडे, रिबेलियस संडे या अनलकी संडे? ब्लैक संडे, ब्लडी संडे, रिबेलियस संडे या फिर अनलकी संडे? तो सही ऑप्शन हमें पता है, हम इसे ब्लडी संडे कहते हैं, ऑप्शन बी। ओके, ब्लडी संडे।
What were the demands made by the workers in St. Petersburg who went on a strike? जल्दी से बताओ, कमेंट करो जल्दी से सही आंसर। क्या डिमांड्स थी जो कि वर्कर्स ने रखी थी सेंट पीटर्सबर्ग में जब वो स्ट्राइक पे गए थे? व्हाट वर द डिमांड्स मेड बाय द वर्कर्स? तो वो डिमांड्स क्या थी? ऑप्शन हमारे पास क्या क्या है? रिडक्शन ऑफ वर्किंग टाइम टू 8 आवर्स, ठीक है, वर्किंग टाइम का रिडक्शन कर देना 8 घंटे तक। उनकी डिमांड ये थी कि हमें 8 घंटे तक काम कराइए, उससे ज़्यादा हमें काम मत कराइए, ठीक है। पहली डिमांड तो उनकी ये थी। दूसरी डिमांड उनकी क्या थी? कि हमारी वेजेस जो है वो बढ़ा दीजिए, इम्प्रूवमेंट कर दीजिए वर्किंग कंडीशंस में, और या फिर हम कह सकते हैं ये सारी। तो वर्कर्स की डिमांड ये सारी ही थी। वो चाहते थे कि उनके टाइम जो है वो 8 आवर्स तक हो जाए, उनकी वेजेस बढ़ जाए, उनकी वर्किंग कंडीशंस इंप्रूव हो जाए। ऑल ऑफ द अबव विल बी द राइट आंसर हियर, ठीक है। वर्कर्स ये सभी चाहते थे। वर्ल्ड वॉर 1 हम जानते हैं 1914। जितनी बार भी वर्ल्ड वॉर 1 का नाम आता है या वर्ल्ड वॉर 2 का नाम आता है, तब उसका ईयर याद कर लो, ठीक है। तो 1914 से 1918 वाला जो टाइम था, वर्ल्ड वॉर 1 विच स्टार्टेड इन 1914, जो कि 1914 में हुआ। रशिया फॉट अगेंस्ट, रशिया ने किसके अगेंस्ट में फाइट किया? मैंने आपको बताया भी था कि इसका फॉर्मूला क्या है, ठीक है। मैंने आपको बताया था कि वर्ल्ड वॉर 1 में अगर हम बात करें तो 2 टीम्स थी, ठीक है। एक थी अलाइड पावर्स और एक थी सेंट्रल पावर्स, ओके। अलाइड पावर्स में अगर हम देखें तो हमने यहाँ पर डिस्कस किया था फाइबर, और ये थी गेट, ठीक है। यहाँ पर फाइबर में हमारे पास फ्रांस, इटली, रशिया, रोमानिया और इधर ब्रिटेन, ठीक है। ये हमारी थी अलाइड पावर्स। और सेंट्रल पावर्स में अगर हम देखते हैं गेट वर्सेस फाइबर, फाइबर वर्सेस गेट, ये हमारे यहाँ पे लर्न करने के लिए ट्रिक है, ठीक है। ये थी जर्मनी, ऑस्ट्रिया एंड टर्की, ठीक है। जर्मनी, ऑस्ट्रिया एंड टर्की। तो क्वेश्चन हमसे ये पूछ रहा है कि वर्ल्ड वॉर 1 में 1914 में जो हुआ, रशिया ने किसके अगेंस्ट में फाइट किया? ब्रिटेन एंड फ्रांस? नो, दे वर इन द सेम टीम। जर्मनी एंड ऑस्ट्रिया? yes, it was Germany and Austria, but let's see the other option as well. America? No, it joined these powers only in 1917. अमेरिका ने इन पावर्स को ज्वाइन किया था। और ऑल ऑफ द अबव हो नहीं सकता क्योंकि हमारा फर्स्ट नहीं है, ए सही नहीं है हमारा और सी सही नहीं है, तो बी हमारा सही ऑप्शन होगा, ठीक है, जर्मनी एंड ऑस्ट्रिया। ऑल राइट, चले। In what ways did the First World War leave a deep imprint on European society and polity? किस तरीके से, यानी किस वजह से हम कह सकते हैं, किस वजह से हम कह सकते हैं कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो था उन्होंने एक डीप इम्प्रिंट छोड़ा था यूरोपियन सोसाइटी पे और पॉलिटी पे। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद क्या हुआ था, ठीक है। सोल्जर्स वर पुट अबव सिविलियंस, French life was glorified. Yes, it happened. Politicians and publicists laid stress on men to be aggressive and masculine. पॉलिटिशियंस जो थे, पब्लिसिस्ट जो थे, वो ये चाहते थे कि मेन जो हो वो एकदम मैचो हो, अग्रेसिव हो, गुस्सा आए उन्हें, मैस्कुलिन हो, यानी वॉर के हिसाब से बेसिकली परफेक्ट हो, ठीक है। अग्रेसिव वॉर प्रोपेगेंडा एंड नेशनल ऑनर वर गिवन द मोस्ट सपोर्ट, यानी अगर आप अग्रेसिव हो और इसी चीज़ को आप प्रोपेगेंडा करते हो, वॉर का प्रोपेगेंडा यानी वॉर को स्प्रेड करते हो, ठीक है, वॉर के बारे में जो जितनी भी बातें हैं उनको आप करते हो, उनको डिस्कस करते हो, आप वॉर को सपोर्ट करते हो बेसिकली, ठीक है। और नेशनल ऑनर यानी देश की इज्जत, देश का प्राइड अगर सबसे ऊपर है ना, मतलब ये सबसे ऊपर होना चाहिए बेसिकली। एंड कंजर्वेटिव डिक्टेटरशिप्स वर वेलकम, और डिक्टेटरशिप भी हो लेकिन देश जीते और किसी के आगे झुके नहीं। तो यहाँ पर ऑल ऑफ द अबव ये सारे ही सही थे। वर्ल्ड वॉर 1 के बाद वॉर को बहुत ज़्यादा प्रमोट किया जाने लग गया। ओके, नाउ What was Hitler's historic blunder and why? Blunder का मतलब होता है a huge mistake, ठीक है, a huge
मिस्टेक। हिटलर की क्या गलती थी और क्यों? अटैक ऑन सोवियत यूनियन इन 1941 वाज अ हिस्टोरिक ब्लंडर बाय हिटलर। जो उन्होंने सोवियत यूनियन यानी रशिया, बेसिकली अगर हम कहें तो 1941 में सबसे पहले रशिया पे अटैक किया वो। ही एक्सपोज हिज वेस्टर्न फ्रंट टू ब्रिटिश एरियल बॉम्बिंग। उन्होंने अपना वेस्टर्न एरिया जो है वो ब्रिटेन के लिए छोड़ दिया ताकि वो आके बॉम्बिंग कर दे, बॉम्ब डाल दे, है ना, खुला छोड़ दिया। द सोवियत रेड आर्मी इन्फ्लिक्टेड अ क्रशिंग एंड ह्यूमिलिएटिंग डिफीट ऑन जर्मनी एंड एट स्टालिनग्राड। ओके, जो सोवियत रेड आर्मी थी उन्होंने क्या किया? इन्फ्लिक्टेड अ क्रशिंग एंड ह्यूमिलिएटिंग डिफीट ऑन जर्मनी एट स्टालिनग्राड। सोवियत रेड आर्मी ने क्या किया? एक डिफीट दी जर्मनी को स्टालिनग्राड में, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा? सारे ही ऑप्शन सही है, सारी ही हिटलर की गलती थी। वेस्टर्न फ्रंट को खुला छोड़ना, अटैक करना सोवियत यूनियन पे, और साथ ही साथ में ये भी डिफीट को झेलना, ये सभी उनकी गलतियां ही थी। ओके, हेलमट के बारे में हम स्टार्टिंग में पढ़ते हैं। हेलमट के फादर जो थे उन्होंने क्यों खुद को किल किया था बेटा? उन्होंने क्यों खुद को मार लिया? हेलमट की स्टोरी आती है, बड़ी सिंपल सी फैमिली है, पापा जो है वो नाजी पार्टी में है, इन्वॉल्व है, ठीक है, सब कुछ है। तो आखिर क्या हुआ कि हेलमट के फादर को खुद को मारना पड़ा? कब? 1945 के दौरान, स्प्रिंग में। ऑप्शंस हमारे पास क्या है? ही फियर्ड, सबसे पहले तो ही वॉज डिप्रेस्ड बाय जर्मनीज डिफीट इन सेकेंड वर्ल्ड वॉर। पहली चीज तो ये कि वो डिप्रेस थे क्योंकि जर्मनी हार गया था सेकेंड वर्ल्ड वॉर में। दूसरा ये है ही फियर्ड दैट कॉमन पीपल वुड मिस हैंडल हिम एंड हिज फैमिली। उनको लगा कि भाई जो कॉमन लोग हैं वो उनको और उनकी फैमिली को क्या करेंगे? मिस हैंडल करेंगे, उनके साथ गलत बिहेव करेंगे। उनको लगा कि अगर उन्हें अलाइड पावर जो है, जो भी अलाइड पावर्स है वो उनसे बदला लेंगे, ठीक है। उन्हें लगा कि उनके साथ कुछ गलत होने वाला है। ओके, He wanted to die because of the crimes he had committed during Nazi rule. उन्हें लगा कि उनकी डेथ हो जाएगी, है ना, मतलब उन्हें लगा कि मैं मर जाता हूँ क्योंकि मैंने क्राइम्स कमिट किए हैं नाजी रूल के दौरान। तो सही ऑप्शन क्या था? उन्हें ये लगा, देखो यहाँ पे इन लोगों को जिन्होंने भी नाजी पार्टी को सपोर्ट किया था उन्हें कहा जाता था वॉर क्रिमिनल्स, ठीक है। ये वॉर क्रिमिनल्स थे। ये डिसाइड किसने किया था? अलाइड पावर्स ने, है ना। यूनाइटेड फ्रंट पे जब ये लोग जीत गए थे तो अलाइड पावर्स ने डिसाइड किया था। क्यों? क्योंकि देख, द वर्ल्ड गॉट टू नो अबाउट दी हॉलोकॉस्ट, ठीक है। वॉर क्रिमिनल्स क्यों थे? क्योंकि दुनिया को हॉलोकॉस्ट के बारे में पता चल गया था। हॉलोकॉस्ट क्या था? जो भी मास किलिंग की गई थी, मास किलिंग्स इन जर्मनी, है ना। बहुत सारे लोगों को, स्पेशली जूस को बहुत ज़्यादा पकड़ पकड़ के मारा गया था अलग अलग तरीके से। उन्हें हम कह सकते हैं अलग अलग चेम्बर्स में, गैस चेम्बर्स में डाल दिया जाता था, या उनके साथ में उनको घेटोज में बंद किया जाता था। ये सारी जो चीज़ें थी, ठीक है। तो इसके वजह से अगर हम देखें तो उनको डर इस बात का लगा कि एलाइड पावर्स जो है वो उनसे बदला लेने आएंगे। तो ऑप्शन सी आएगा यहाँ पे सही आंसर, दैट ही feared revenge by allied हम कह सकते हैं powers, and it happened actually. allied powers ने अपना बदला लिया, और इनफैक्ट उन्होंने बदला लेने से अच्छा उन्होंने क्या किया? देखो नेक्स्ट क्वेश्चन इससे रिलेट करता हुआ ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उससे रिलेट करता है। एक बॉडी बनाई गई थी, एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई थी ताकि जो नाजी के वॉर क्रिमिनल्स है ना बेटा, वर्ल्ड वॉर 2 में जो नाजी वॉर क्रिमिनल्स है उनको सजा मिल सके, ठीक है। इंटरनेशनल मिलिट्री ट्रिब्यूनल, ब्रिटिश मिलिट्री ट्रिब्यूनल, अलाइड मिलिट्री ट्रिब्यूनल या अलाइड जुडिशियल कोर्ट। तो यहाँ पे सही ऑप्शन क्या होगा? IMT, BMT, अलाइड मिलिट्री ट्रिब्यूनल या फिर अलाइड जुडिशियल कोर्ट। देखो यहाँ पे ऐसा हुआ था कि नाजी के जो वॉर क्रिमिनल्स थे उनको मारने के लिए वर्ल्ड वॉर 2 में ये डिसाइड किया गया था कि एक इंटरनेशनल मिलिट्री ट्रिब्यूनल बनेगा जिसमें कि उनको पकड़ा जाएगा और उनको पनिश किया जाएगा। ओके, जिसमें उनको पकड़ के पनिश किया जाएगा। तो इंटरनेशनल मिलिट्री ट्रिब्यूनल वॉज दी बॉडी, ठीक है, जिसमें हिटलर को भी इस बात का डर था कि उनसे रिवेंज लिया जाएगा। इसीलिए हिटलर ने अपने बर्लिन बंकर में सुसाइड कर लिया था बेटा। क्या कर लिया था? सुसाइड। ओके, चलो नेशनल असेंबली जो कि वाइमार में मिली थी, उन्होंने डिसाइड किया था कि वो क्या एस्टैब्लिश करेंगे? एक डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन विद अ फेडरल स्ट्रक्चर के साथ एक कॉन्स्टिट्यूशन, कम्युनिस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, पावरफुल मोनार्की या एक मिलिट्री स्टेट। उन्होंने डिसाइड किया था कि वो एक डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन के साथ में, एक फेडरल स्ट्रक्चर के साथ में एक कॉन्स्टिट्यूशन एस्टैब्लिश करेंगे।
नवंबर क्रिमिनल्स जिनके बारे में भी हमने बात की, इनको नवंबर क्रिमिनल्स क्यों कहा जाता है? क्योंकि वर्ल्ड वॉर 1 1918 नवंबर में एंड हुआ था, ठीक है। द ओपोनेंट्स ऑफ वाइमार कौन थे? द ओपोनेंट्स ऑफ वाइमार रिपब्लिक, जो वाइमार रिपब्लिक को अपोज कर रहे थे वो एम्परर जिन्हें हटाया गया था, और उनके लोग वाइमार रिपब्लिक के सपोर्टर्स, या इनमें से कोई नहीं। तो जो सपोर्टर्स थे वाइमार रिपब्लिक के, क्योंकि वॉर एंड होते ही दे टुक द लीड, उन्होंने लीड ली और उनको वो ऑपोजिट पड़ गई, ठीक है। उनको ही क्रिमिनल्स माना जाने लगा, क्योंकि उन्होंने, हम कह सकते हैं, ट्रीटी ऑफ वर्साली साइन करी थी। ओके, डेव्स प्लान क्या था? अ प्लान विच इम्पोज्ड मोर फाइन्स ऑन जर्मनी, एक ऐसा प्लान जिसपे जर्मनी में और फाइन्स लग रहे थे। एक ऐसा प्लान जिसमें कि जर्मनी की पनिशमेंट विड्रॉ हो रही थी, वापस हो रही थी। एक ऐसा प्लान जिन्होंने रेपरेशन किया, जितनी भी फाइनेंशियल बर्डन थी जर्मनी पे, जितना भी प्रॉब्लम्स था पैसों का, उसको ठीक करने के लिए जो प्लान बना था वो, या नन ऑफ द अबव। तो यहाँ पे ऑप्शन सी सही होगा। डेव्स प्लान जो था वो एक ऐसा प्लान था जिससे कि फाइनेंशियल बर्डन लाइटन अप हुआ था जर्मनी का। ओके, तो दैट्स ऑल एवरीवन। आई बिलीव दिस हेल्प्ड एंड आई बिलीव कि आपको पता चल गया होगा कि आपकी किस किस पॉइंट पे आप मिस कर रहे हो, कितने चैप्टर्स को आपने ठीक से पढ़ा है। 3 चैप्टर्स का यहाँ पे हमने डिस्कशन किया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का। आगे चैप्टर्स का भी मैं लेकर आऊँगी। अगर आपको लगता है कि आपको वीडियो अच्छी लगी है या आपको कोई सजेशन देना है तो कॉमेंट बॉक्स में ज़रूर डाल देना। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, ये तो सब कहते हैं, मैं भी यही कह रही हूँ। अपना ध्यान रखें, सेफ रहें, हैप्पी रहें। बाय बाय, टेक केयर।